हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ये है वीडियो लेक्चर नंबर 6। अगर आप ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे सर के ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहाँ पर जाइए। डिपार्टमेंटल की 5 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सर्च करना है और आपको 5 वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स सीक्वेंस में वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके मुझे बताओ। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से अब हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, ठीक है। हालांकि बीकॉम पास या ऑनर्स में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं पूछा गया, ठीक है। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक आधा क्वेश्चन ही दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, उसके बाद मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट का इंटरमीडिएट का इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस आपके साथ करूँगा, ठीक है। 101% मेरी गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करिएगा। हाँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो लेकिन स्किप मत करना, नहीं तो बात सर के ऊपर से निकल सकती है। ओके, तो चलो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके सिलेबस में है लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर ज़्यादा नहीं है। तो चलो, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। सर क्या होता है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र? देखो, मैंने आपको बताया था 2 तरह के केस हो सकते हैं। या तो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, मतलब कि उसका एक डिपार्टमेंट, यानी जो मान लो सपोज करो 3 डिपार्टमेंट है, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड ग्रोसरी, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने 3 डिपार्टमेंट लिए थे। तो इनका आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं उसमें एक डिपार्टमेंट का गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे मैंने वहाँ पर एग्जांपल लिया था, स्टील डिपार्टमेंट है तो स्टील कहाँ ट्रांसफ़र की जाएगी? मोटर डिपार्टमेंट में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, ये कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखो ज़रा, केस 1, यहाँ पर हम केस 1 ले रहे हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट आता है इसके अंदर जो कि स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशान करता है, और मुझे उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे तो वो पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। सुनो जी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट से ही 2 मिनट बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिपार्टमेंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो, अब डिपार्टमेंट ए क्या करता है? डिपार्टमेंट ए यहाँ पर मार्केट से गुड्स परचेज करता है, ठीक है सर। तो ओपनिंग स्टॉक में नील लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया परचेज। एग्जाम्पल वही रिपीट करूंगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। 10 रुपए का यहाँ पर इसने गुड्स परचेज किया मार्केट से, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट बी अपना कुछ मटेरियल मार्केट से भी परचेज करता है और कुछ डिपार्टमेंट से भी खरीदता है, ठीक है। चलो, तो अब हुआ क्या, बात को ध्यान से समझते जाना। यहाँ पर जो ए डिपार्टमेंट है, जो 10 रुपए का गुड्स खरीदा, वो बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। इसको हम बोलेंगे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, IDT, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कितने में कर दिया? 12 रुपये में कर दिया जी, 12 रुपीज़ में कर दिया। ओके, अब जब इसके लिए डिपार्टमेंट ए के लिए क्या हो गया? सेल। डिपार्टमेंट ए के लिए क्या हो गया? सेल। 10 रुपये का माल 12 रुपये। सर क्या अपना ही डिपार्टमेंट हमसे प्रॉफिट कमाएगा? देखो, होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट को इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनसे रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट, सपोज करो ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका माल मार्केट में नहीं जाता, दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को दिखा नहीं पाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे होता है क्या है कि डिपार्टमेंट को ये अलाउ किया जाता है कि भाई या तो आप कॉस्ट पे दे दो दूसरे डिपार्टमेंट को, या मार्केट प्राइस पे दे दो, या आपस में तय कर लो प्राइस, ना कॉस्ट पे ना मार्केट पे, बीच का एक प्राइस तय कर लो। ठीक है, चलो, तो वो तो डिपेंड करेगा। सर इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपार्टमेंट एक्चुअल में हमें तो मतलब किससे है, मालिक को मतलब किससे, ओवरऑल प्रॉफिट से। ठीक है, अभी मेरे बात को ध्यान से सुनते जाना, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, 10 रुपए का माल कितने में बेच दिया ए ने? 2 रुपए में। मैं सभी खर्चों को इग्नोर कर रहा हूं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सिर्फ समझाने के लिए अपनी बात को। तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया जी, मुझे ये बताओ डिपार्टमेंट ए का। सर 2 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ डिपार्टमेंट ए ने यहां पर ट्रांसफर किया, एक तरह से सेल किया डिपार्टमेंट बी को, तो डिपार्टमेंट बी की यहां पे क्या हो गई, परचेज। तो हम उसको क्या लिखेंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ठीक है, तो बी के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट बन गया। अब बी इसको आगे सेल करेगा, और सपोज करो बी ने आके इसको मार्केट में बेच दिया, सेल कर दिया मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर कितने में सेल किया, 15 रुपीज में सेल कर दिया जी। अब ये देखो बी का प्रॉफिट कितना हो गया, बी का प्रॉफिट 12 रुपए की कॉस्ट थी, 15 रुपए में मार्केट में बेचा, तो 3 रुपए किसका हो गया, बी का प्रॉफिट हो गया। ये बात आपको समझ में आई है? क्लोजिंग स्टॉक यहां पर बी के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर ना तो ए के हाथ में ना बी के हाथ में। ठीक है जी, तो जो गुड्स ए से आया था वो सारा मार्केट में जा चुका है, वो कस्टमर के हाथ में जा चुका है। ठीक है, ये मैं यहां पे बना देता हूं, एक छोटा सा हमारा कस्टमर है, कस्टमर के पास पहुंच चुका है। ठीक है जी, अब मुझे बताओ ये कंपनी ओवरऑल इस कंपनी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सभी खर्चे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ आप इसको खर्चा ले लो जो परचेज करा हमने। ठीक है, क्या यहाँ पे ये कंपनी है हमारी, क्या कंपनी को प्रॉफिट हुआ? क्योंकि उसका गुड्स जो कि उसने मार्केट से खरीदा था, और मार्केट में कितने का बेच दिया, मार्केट से खरीदा कितने का, 10 रुपए का, और मार्केट में जा चुका है 15 रुपए में, तो पूरी कंपनी को कितने का फायदा हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ, हाँ के ना? अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ए का फायदा कितना, तो 2 रुपए का, और डिपार्टमेंट बी का फायदा कितना, 3 रुपए का। ओवरऑल बात करो तो पूरी कंपनी का फायदा कितने का, 5 रुपए का। बात समझ में आ रही है? यानी फायदा कब होगा, आपस में ट्रांसफर करने में फायदा नहीं होगा। आपस में आप बेचते रहो तो वो एक नोशनल प्रॉफिट है, मतलब के लिए प्रॉफिट है, डिपार्टमेंट खुश हो जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा भाई साहब वो तो होगा जब कस्टमर के यहाँ पहुंच जाएगा गुड्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे कंपनी को 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें डिपार्टमेंट ए का कितना, 2 रुपए, और डिपार्टमेंट बी का 3 रुपए। डिपार्टमेंट भी खुश, कंपनी भी खुश। चलिए, एग्जाम्पल 1 मेरा समझ में आ गया। अब मैं बताता हूं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, तो एक काम करते हैं, हम फॉर्मेट यहां से ले लेते हैं जी। लो जी, यहां पे हम ये फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं, और अब आप सीखोगे एग्जाम्पल नंबर 2। ये थोड़ा सा मैं इसको, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो जो परेशानी आती है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है जी, चलो, तो वही केस ले लेते हैं यहां पर। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अभी तो खैर मैं ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, P&L भी समझा दूंगा, टेंशन न लो। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक तो हम नील लेके चल रहे हैं, मार्केट से खरीदा तो हम इसको क्या बोल देंगे, परचेज। मार्केट में खरीदा तो परचेज, मतलब अपनी डिपार्टमेंट से नहीं खरीदा, जो डिपार्टमेंट से खरीदा तो उसको लिख देना आप इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, या ट्रांसफर फ्रॉम ए या ट्रांसफर फ्रॉम बी, इस तरह से। परचेज क्या लिखेंगे हम, जो मार्केट से खरीदा। सेल क्या लिखेंगे, जो मार्केट में बेचा। ठीक है सर, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। चलो जी, दोबारा से देखो एक बार, 10 रुपए का गुड्स था, अब इसको ट्रांसफर क्या कर दिया, सेल नहीं करा, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया जी, कितने में, 12 रुपए में।
तो ए ने प्रॉफिट कितना बुक कर लिया, जीपी, अपना जीपी वो बुक कर चुका है 2 रुपए का। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो 12 रुपए है ये कॉस्ट हो गई, ये परचेज नहीं करा, ये कहाँ से, डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ, तो अलग से लिखना है आपको, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। और जब क्वेश्चन कर रहे हो ऐसे लिख देना, ट्रांसफर फ्रॉम ए, इधर लिख देना ट्रांसफर टू बी। ठीक है, ऐसे लिख देना आप। चलो अब सुनो, अब ये जो गुड्स था, ओहो मैंने कहाँ लिख दिया, ये बी की कॉस्ट है भैया, ये गलती मत करना, अब हो जाती है कई बार मिस्टेक। हाँ 12 रुपए बी की कॉस्ट हो गई। अब मान लो ऐसा हुआ कि बी उसको सेल ही नहीं कर पाया आगे मार्केट में, यानी बी के यहाँ पर सेल नहीं हो पाई, मार्केट में नहीं बिक पाया वो, और साल ये खत्म हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि वो बी के क्लोजिंग स्टॉक में ही रखा हुआ है। ठीक है, जो माल यहाँ पे था वो बी के क्लोजिंग स्टॉक में ही रखा हुआ है, जो 12 रुपए की कॉस्ट थी वो बी के क्लोजिंग स्टॉक में ही रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कस्टमर के हाथ में कुछ पहुंचा है गुड्स, कंपनी का गुड्स? अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्या कंपनी को कुछ फायदा हुआ? सर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ए का जो ये प्रॉफिट दिख रहा है ये नोशनल प्रॉफिट है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कंपनी को कब होगा? कंपनी को प्रॉफिट तब होगा जब कस्टमर के हाथ में पहुंच जाएगा। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? ये है नोशनल। मतलब डिपार्टमेंट एक तो खुश हो गया, चलो ठीक बात है, लेकिन कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान का चश्मा पहनो, यहां पर आपको एक बात जरूर दिखाई दे रही होगी, डिपार्टमेंट आपस में, डिपार्टमेंट में मत सोचो, ओवरऑल कंपनी के हिसाब से सोचो। कंपनी ने 10 रुपए का माल खरीदा, हाँ सर, और कंपनी के यहां पर ही पड़ा हुआ है 12 रुपए, जबकि 10 रुपए का गुड्स कंपनी के यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में 10 रुपए का बुक होना चाहिए था कि नहीं? ये बताओ। अगर मैं यहां पर कंपनी की, देखो बैलेंस शीट जब बनेगी वो कंपनी की बनेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाएगी, तो मुझे बताओ 10 रुपए की कॉस्ट वाला गुड्स कंपनी के यहां पर स्टॉक में रखा हुआ है 12 रुपए का, क्या ये ठीक बात है? आप सोच के देखो, क्या ये ठीक हो रहा है? क्या हमें कुछ करना पड़ेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के चक्कर में मत पड़ो, कंपनी के हिसाब से सोचो। कंपनी की बैलेंस शीट जब बनाओगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि भैया 10 रुपए का मार्केट से खरीदा था, और वो खरीदा किसने था? ए डिपार्टमेंट ने, लेकिन बी डिपार्टमेंट के पास वो 12 रुपए का रखा है। एक्चुअल में तो वो प्रॉफिट है ही नहीं ना, तो 12 रुपए का कैसे हो सकता है? वो कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये वाला, इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट ए डिपार्टमेंट का जुड़ा हुआ है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पर रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे बताओ, ये जो 2 रुपए है ये हमारे किस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को बढ़ाएगा? किस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को बढ़ाएगा? ए डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को। ठीक है, ए डिपार्टमेंट, तो हमें ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। और प्रॉफिट कम करने का तरीका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो किस डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ए के, क्योंकि ए के में जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट ए। कितने से? 2 रुपए से। और क्लोजिंग स्टॉक को किसके कम करना है जी? डिपार्टमेंट बी। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व, अगर आपने ब्रांच किया है, अगर आपने ब्रांच कर रखा है या कंसाइनमेंट अकाउंट कर रखा है, तो आपको स्टॉक रिजर्व का मतलब पता होगा। अनलोडिंग प्रॉफिट का एलिमेंट होता है, उसको हम बाहर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टॉक रिजर्व, एक्चुअल में ये जो स्टॉक रिजर्व है लास्ट में जाके मैं क्लोजिंग स्टॉक से ही माइनस करूंगा, तो 2 रुपीज। ठीक है, किस डिपार्टमेंट का? यहां पर किस डिपार्टमेंट का होगा? डिपार्टमेंट भी समझने के लिए है, लेकिन जो हमारी बैलेंस शीट बनती है वहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दोनों का कंबाइंड होता है, उसी स्टॉक में से हम माइनस कर देंगे स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे डिपार्टमेंट ए का जो प्रॉफिट है, जो नोशनल प्रॉफिट है, हुआ ही नहीं, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है,
जो कि एक्चुअल कॉस्ट पर आना चाहिए वो एक्चुअल कॉस्ट पर आ जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद क्या कराओगे? मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा एक क्वेश्चन जो कि सीए इंस्टीट्यूट का है। एग्जाम्पल नंबर ये हो गया हमारा, केस नंबर लिख देते हैं, केस नंबर 2। ठीक है, ये हो गया जी केस नंबर 2। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तो अभी आपको। अच्छा, अब मैं आपको जरा सीए इंस्टीट्यूट का दिखा दूं। सीए इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन है, हमें जो करना है ये क्वेश्चन है जी, सीए इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन है इंटरमीडिएट लेवल का। देखो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो आपको जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सीए इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से लिया है हमने। अब देखो यहाँ पर ये सब कुछ है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूं, यहाँ पर फटाफट से ही पढ़वा देता हूं। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, whenever goods हाँ जी, whenever goods और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है या गुड्स सेंड करता है, दियर कॉस्ट शुड बी सेपरेटली रिकॉर्डेड। क्या कह रहे हैं? उसकी कॉस्ट सेपरेटली रिकॉर्ड करनी है, जैसे हमने रिकॉर्ड करी थी कि अगर मार्केट से डिपार्टमेंट वाई मार्केट से खरीदेगा तो परचेज में रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर किसी डिपार्टमेंट से लेगा तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर या लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए या ट्रांसफर फ्रॉम बी, जो भी है, जो भी डिपार्टमेंट का नाम है उससे ट्रांसफर हुआ है। रिकॉर्डेड एंड चार्ज टू द डिपार्टमेंटल बेनिफिटिंग दियर बाई। ठीक है, वो वही कह रहा है, एंड क्रेडिटेड टू दैट प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विस, और ये कह रहे हैं सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। जैसे यहाँ पे हमारे एग्जांपल में था एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट को भेज रहा है तो लिख देंगे ट्रांसफर टू वाई डिपार्टमेंट, और अगर एक्स डिपार्टमेंट मार्केट में बेच रहा है तो लिख देंगे बाई सेल्स। ठीक है, तो सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे कह रहा है टोटल ऑफ सच बेनिफिट इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर शुड बी डिस्क्लोज इन डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम दियर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स। चलो नॉर्मल है। बेसिस ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, गुड्स एंड सर्विसेज में बी चार्ज बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर यूजुअली ऑन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। या तो कॉस्ट पे बेच सकता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पर बेच सकता है, या फिर मार्केट प्राइस में, जो भी करंट में मार्केट प्राइस चल रहा है उस मार्केट प्राइस पर वो उसको दे सकता है, या फिर दोनों में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ना तो कॉस्ट पे ना मार्केट प्राइस पे, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसने बोल दिया चलो भाई आपको परफॉर्मेंस ही दिखानी है तो थोड़ा ऐसा कर लो, ना मार्केट प्राइस पर दो ना कॉस्ट पर दो, थोड़ा सा आप मार्जिन ऐड कर लो, कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इस पे भी हो सकता है। तो हमारा अगर इशू जो है इस बार, ये तो केस बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल केस है, इसमें कोई केस बनेगा ही नहीं स्टॉक रिजर्व का। इसमें बनेगा अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है जिसमें एक डिपार्टमेंट से गुड्स ट्रांसफर हुआ था, वो अभी हमारे पास ही पड़ा हुआ है, तो उसमें स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी इन दोनों केसेस में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हम रियलाइज ही नहीं करें, मतलब जो प्रॉफिट हमने रियलाइज नहीं करा उसको एलिमिनेट करो, हटाओ। क्लोजिंग स्टॉक तो भाई साहब कंपनी के हिसाब से दिखाना है आपको कितना कॉस्ट पर। When profit is added in their departmental transfer, ठीक है, ये कह रहा है when profit is added in the interdepartmental जो ट्रांसफर उसमें प्रॉफिट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे x 10 रुपए का कितने में दे रहा था, आगे 12 रुपए में, तो प्रॉफिट था। द लोडिंग मतलब ये 10 रुपए का माल कितने में दे रहा था, 12 में, तो 2 रुपए ये लोडिंग है। इंक्लूडेड इन द अनसोल्ड इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में एट द एंड ऑफ द ईयर इज एक्सक्लूडेड, बाहर करनी है बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड सो एज टू एलिमिनेट एनी एंटिसिपेटरी इंटरनल प्रॉफिट इंक्लूडेड दियर ऑन। ठीक है, जो अंदर का प्रॉफिट है जो कि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ, बस एक डिपार्टमेंट में शो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, वो हमें आपको हटाना है। स्टॉक रिजर्व जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है हमारा, वही स्टॉक रिजर्व हम उसको बोलते हैं। इंक्लूडेड इन अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज eliminated by creating appropriate stock reserve by debiting combined profit and loss account। ठीक है,
इन्होंने कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है, लेकिन हमने डिपार्टमेंटल, क्योंकि हमारे पास कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को नहीं आता। सीए में पूछते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L, और उसके बाद कंबाइंड P&L अकाउंट। अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व विल बी कैलकुलेटेड, ये सिंपल है, मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। ये एंट्री आधी नेक्स्ट पेज पर चली गई है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो रखी है, P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा जो नोशनल प्रॉफिट है। ठीक है, और स्टॉक रिजर्व आखिर में जाके हमारा क्लोजिंग स्टॉक से घटेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है रिवर्स करनी है एंट्री ओपनिंग स्टॉक की नेक्स्ट ईयर। अब ये डिस्क्लोजर, ये मैं समझा दूंगा नेक्स्ट ईयर, ये वाला क्या पॉइंट है। ये देखो, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक एक्वायर्ड फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। करंट एसेट स्टॉक हो गया ये जी अपना, सॉरी ये तो करंट एसेट्स है जिसको मैंने स्टॉक बोल दी, ये स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व हटा देंगे तो अल्टीमेटली हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करिएगा, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर को स्किप नहीं करना है आपको। देखो सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस भी मांगता है, लेकिन बीकॉम में यहीं तक मांगा जाता है कि भाई आप डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना दो। ठीक है जी, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक कमेंट्स मुझे मोटिवेट कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो लेक्चर जल्दी से जल्दी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, हर एक वीडियो पे कमेंट करें आप। ठीक है, ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।